तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं हिंदी ध्वनियां के विषय में। तो हिंदी ध्वनियां जो स्कूल लेवल सिलेबस में भी है, अगर आप हिंदी लेकर हिंदी के विद्यार्थी हो, 9वीं कक्षा के सिलेबस में भी ये आता है। तो इसके साथ साथ +2 हो या ग्रेजुएशन लेवल हिंदी पढ़ रहे हो, या फिर जो है आप बीडी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर बीडी कर चुके हो, OSSTT देने वाले हो, सभी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको समझना बहुत ही जरूरी है। तो हिंदी ध्वनि के विषय में संपूर्ण रूप से आप लोगों को जो है समझाऊंगा, वीडियो के साथ लास्ट तक जुड़े रहें। और अगर आप OSSTT कर रहे हैं, OSSTT के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मान लीजिए ये वीडियो आपके लिए ही बन रहा है। तो OSSTT प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन है इस रिलेटेड हिंदी ध्वनिया से कौन सा क्वेश्चन आया था सभी बताऊंगा, और क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगा और क्लियरली समझाऊंगा। उम्मीद करता हूं आप इस वीडियो को अंत तक देखें। OSSTT का जो भी क्वेश्चन आए आपको कोई डाउट नहीं होगा, और हर साल इससे 2 मार्क्स आते हैं। किसी काव्य कविता को ले लो, किसी कहानी को ले लो, उपन्यास ले लो, प्राय 1-1 मार्क्स आते हैं, लेकिन हिंदी ध्वनि से 2 मार्क्स कंपलसरी हैं। 2016 में भी 2 मार्क्स आए थे, 2017 में तो नहीं हुआ था, 2018 में भी 2 क्वेश्चन इससे पूछा गया था, और 2019 में भी 2 क्वेश्चन पूछा गया था। सभी स्क्रीन पर दिखाऊंगा, आपको आलोचना करेंगे, और अंत में एक 6 मार्क्स का जस्ट आपसे टेस्ट लूंगा कि आप कितना समझे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अरे यार इंटर करना तो भूल गया। तो आप तो जानते ही हैं, मेरा नाम है शेख एहतेशाम और GH नॉलेज प्रो में आप सबको स्वागत करता हूं। पहले भी स्वागत करता था, अब भी करता हूं। तो चलिए हिंदी की ध्वनियां समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं ध्वनि क्या चीज है। देखिए सबके लिए जरूरी है, स्कूल लेवल हो, कॉलेज लेवल हो, OSSTT की प्रिपरेशन हो, सबके लिए जरूरी है। तो सबसे पहले समझते हैं ध्वनि क्या चीज है। ये जो बातचीत हो रही है ना, मैं जो आपसे जो है कन्वर्सेशन कर रहा हूँ, कन्वर्सेशन तो नहीं कर रहा हूँ, आप अगर कमेंट में जवाब देंगे तो हो जाएगा। तो देखिए ये जो बोल रहा हूं ना, हमारे मुख से जो निकलती है उसके सबसे छोटे खंड को ध्वनि कहते हैं। ठीक है, ध्वनि मुख से नहीं, कहीं से भी उत्पन्न हो सकती है। हम ऐसे एक आवाज आता है ठक से, तो ये भी एक ध्वनि है। तो ध्वनि एक तो ऐसे संज्ञा भी ले सकते हैं कि वायु में दबाव पड़ने से, जब वायुमंडल में प्रेशर पड़ता है तो ध्वनि का उत्पन्न होता है, ये भी इसकी एक संज्ञा है। एक एक चीज को आप नोट्स करते चलिए, ध्वनि किसे कहते हैं, ये सारी चीज जानकारी है। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन आपको पूर्ण तौर पर मैं जानकारी दूंगा, पूरे विषय को समझाऊंगा आपको। आप ऐसे स्क्रीनशॉट मार के देख लेंगे, कोई आपको फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये ऐसे समझाऊंगा आपको बिल्कुल जहन के अंदर ही घुस जाएगा। ठीक है, तो देखिए ध्वनि, तो एक छोटा खंड जो होता है उसको ध्वनि कहते हैं। हम कुछ भी बोलते हैं, कुछ, तो यह भी ध्वनि है। एक जो भी छोटा खंड होता है उसको हम ध्वनि कहते हैं। और ध्वनि को लिखने के लिए, क्लियर हो रहा ना, आप शॉर्ट नोट्स करते चलिए। ध्वनि किसको कहते हैं न, सबसे छोटे खंड को, मुख से जो निकलता है उसके सबसे छोटे खंड को ध्वनि कहते हैं। ठीक है, जब वायु में दबाव पड़ता है ध्वनि का उत्पन्न होता है। उसके बाद है ध्वनि को लिखने के लिए जो चिन्ह का व्यवहार किया जाता है उसे बोलते हैं वर्ण। ठीक है, उसे बोलते हैं वर्ण। इसको लिखने के लिए जिस चिन्ह का व्यवहार किया जाता है उसे बोलते हैं वर्ण। और किसी भी भाषा में वर्ण के समूह को बोलते हैं वर्णमाला। ठीक है, ये है हिंदी की वर्णमाला, देवनागरी लिपि है जिसकी, ये है वर्णमाला। ठीक है, क्लियर हो रहे हैं। पहले ध्वनि, देखिए एग्जाम में कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है, मैं आपको अंत में दिखाऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन आया था 2016, 18, 19 में, कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है, तो आप क्लियर होते चलिए। तो वर्ण किसे कहते हैं ना, ध्वनि को लिखने के लिए जो चिन्ह का व्यवहार किया जाता है वो है वर्ण। और वर्ण के समूह को, किसी भी भाषा के वर्ण के समूह को बोलते हैं वर्णमाला। और ध्वनि एक या एकाधिक ध्वनि मिलकर क्या बनाती है, शब्द बनाती है। ठीक है, एक या एकाधिक ध्वनि मिलकर शब्द बनाती है, एक वर्ड बनाती है। और वर्ड जो होता है, ये शब्द अपने क्रम में सजता है और एक मीनिंग व्यक्त करता है। ये वर्ड जो है अपने क्रम में सजता है, उसके बाद एक मीनिंग व्यक्त करता है, एक सार्थक जैसे, जिसको समझ पाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। और शब्द जिस समय वाक्य के अंतर्गत आता है उसे हम बोलते हैं पद। क्लियर हो गई, ध्वनि, वर्ण, वर्णमाला, शब्द, पद, वाक्य। क्लियर, ये जो है भाषा के एक एक अंग हैं। और भाषा किस चीज को कहते हैं, जो बोला जाता है और सामने वाला समझता है,
भाव के आदान प्रदान को भाषा कहते हैं। भाषा का एक डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, भाषा यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके माध्यम से एक भाषाई समाज परस्पर विचार विनिमय कर सके। ठीक है, फिर से बोल रहा हूं, भाषा यादृच्छिक ध्वनि प्रतीक, यादृच्छिक मीन्स जो परंपरा से चलते हुए आई है। आप ये नहीं बोल सकते कि इसको पेड़ क्यों कहते हैं, इसको बैल क्यों कहते हैं, इसको बोर्ड क्यों कहते हैं, हाँ ठीक है, ऐसे नहीं बोलते, इसको रिंग क्यों कहते हैं, हाँ ऐसे नहीं बोल सकते आप। है मतलब है यादृच्छिक, जो परंपरा से। आप नहीं बोल सकते इसको पेड़ ना कह के इसको कुछ अलग कहते हैं, हम इसे घर क्यों कहते हैं, ऐसे नहीं बोल सकते। इसे बोलते हैं यादृच्छिक, जो परंपरा से चली हुई आई है। तो भाषा का डेफिनेशन, भाषा यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है। ध्वनि प्रतीक है, बहुत सारे ध्वनि मिलकर बने हैं। ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके माध्यम से एक भाषाई समाज, जो समाज में रहते हैं, एक भाषाई समाज परस्पर में विचार विनिमय कर सके या भाव का आदान प्रदान कर सके, हम उसे भाषा बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये क्लियर हो चुका होगा। तो चले चलते हैं हिंदी की ध्वनियां। तो वर्ण, जो ध्वनि को लिखने के लिए एक छोटा सा चिन्ह का व्यवहार किया जाता है, वर्णमाला भाषा के, किसी भी भाषा के वर्ण के समूह को बोलते हैं वर्णमाला बोलते हैं। ठीक है, तो वर्णमाला का पहले समझेंगे, वर्णमाला का वर्गीकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो OSSTT के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, 2 मार्क्स तो आपको पक्का आएंगे, ना भी आए ना, क्यों नहीं आएंगे यार, वीडियो को देखो अंत तक, जरूर आएंगे। तो बोलते हैं वर्ण के समूह को वर्णमाला बोलते हैं। क्लियर। तो हिंदी में आजीजल मतलब जिंदाली तौर पर इसे 2 भाग में बांटा गया है, फिर उसके बाद बहुत सारे भाग में बांटा गया है। सबसे पहला है, ये है वर्णमाला, ये है स्वर वर्ण और व्यंजन। 2 भाग में बांटा गया है, एक है स्वर, एक है व्यंजन। नोट्स करते चलिए, एक है स्वर, एक है व्यंजन। स्वर वर्ण किसे बोलते हैं, आप बोल देंगे कि अ से लेकर औ तक स्वर वर्ण, क से लेकर अंत तक व्यंजन। हाँ, मैं ये नहीं पूछ रहा हूं, स्वर वर्ण का डेफिनेशन क्या है। तो स्वर वर्ण आप लिखते चलिए नोट पे कि जिस समय किसी वर्ण का उच्चारण होता है और वायु, हम देखिए जो भी उच्चारण करते हैं, हम बातचीत करते हैं, अगर ऐसे लगा के बातचीत करेंगे पता चलेगा क्या, नहीं यहां से कुछ हवा निकल रही है। जिस समय हवा निकलती है तभी एक ध्वनि उत्पन्न होती है। अभी बोल रहा था कि वायु में दबाव पड़ने से ध्वनि का उत्पन्न होता है। तो हर बातचीत में क्या है, ने मुख विवर्त से, अंदर से, फेफड़े से, मुख के रास्ते कुछ हवा निकलती है। तो जिस समय हवा बाधाहीन गति से, मतलब कोई बाधा नहीं है, बाधाहीन गति से बाहर निकलती है, उस समय जिस वर्ण का उच्चारण होता है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। फिर से डेफिनेशन बोल रहा हूं कि निश्वास वायु बाहर निकलते समय, निश्वास वायु बाधाहीन गति से बाहर निकलती है, उस समय जिस वर्ण का उच्चारण होता है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। व्यंजन का डेफिनेशन लिख लें कि जब वायु आंशिक या पूर्ण रूप से, आंशिक थोड़ा सा या थोड़ा ज्यादा, आंशिक या पूर्ण रूप से बाधित होकर बाहर निकलती है, उस समय जिस वर्ण का उच्चारण होता है उससे व्यंजन वर्ण कहते हैं। ठीक है, स्वर वर्ण के उच्चारण में जो निकलते अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षई नहीं कहते, उसे ई और ई, ऐसे हम जानने के लिए हर्षई यानी छोटी और दीर्घ बड़ा। तो अ, आ, ई, उ, इसके उच्चारण में क्या होता है न, भीतर से वायु कहीं बाधा नहीं पाती, मुंह के अंदर कहीं बाधा नहीं पाती। अंत तक देखिए वीडियो को, आप एक एक चीज क्लियर हो जाएंगे। और जब बाधा पाकर बाहर निकलती है उस समय जिस वर्ण का उच्चारण होता है हम उसे बोलते हैं व्यंजन वर्ण। ठीक है, तो अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया यार, बड़े कंजूस हैं यार, लाइक तो कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो, साइड में बेल आइकन प्रेस करो, ऑल नोटिफिकेशन क्लिक करो, नेक्स्ट वीडियो नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच सकेगा। तो हिंदी में स्वर वर्ण किसे कहते हैं, व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, क्लियर हो गए। स्वर जो हैं 11 हैं, इसका वर्गीकरण भी बताऊंगा। स्वर 11 हैं, अ से लेकर औ तक, और व्यंजन जो हैं यहां क से लेकर अंत तक हैं, पर ये जो है संयुक्त व्यंजन है। मैं इसको बाद में भी बताऊंगा। ये आप देख सकते हैं ये जो है व्यंजन है और ये जो है संयुक्त व्यंजन है। तो सबसे पहले हम समझते हैं स्वर का वर्गीकरण,
फिर समझेंगे व्यंजन का वर्गीकरण। तो स्वर को मुख्यतः दो भाग में बांटा गया है, और भी एक भाग है प्लुत ध्वनियां एक हैं, जैसे हम बोलते हैं तीन मिलकर बनते हैं जैसे ओम, तो ये है प्लुत। वो SSTT पे क्वेश्चन नहीं आता, तो आपकी जानकारी के लिए समझ सकते हैं। जनरली तौर पर हम क्या ने स्वर को दो भाग में बांटा गया है, एक है ह्रस्व स्वर, एक है दीर्घ स्वर। एक एक नोट करते चलिए, ह्रस्व यानी कम, दीर्घ ज्यादा, ठीक है। ह्रस्व स्वर एक है दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, नोट पे लिखते चलिए, वीडियो को पॉज मार के लिख सकते हैं। ह्रस्व स्वर जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में कम समय लगता है वो है ह्रस्व स्वर, और जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में अधिक समय लगता है वो है दीर्घ स्वर। हम बोलते हैं ई, वरना दोनों को अगर ह्रस्व दीर्घ दोनों को ई उच्चारण करेंगे तो इसमें फर्क नहीं रहेगा। ओ आ, किस में अधिक समय लगा, ओ आ। अब बोलकर देखिए आपको पता चल जाएगा, आ में अधिक समय लगता है, ओ में कम समय लगता है। तो जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं, और जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में अधिक समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। थोड़ा अधिक समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। तो हिंदी में ह्रस्व स्वर जो है 4 हैं, इसे भी नोट करते चलिए। ओ, हर्षई, हर्षऊ और री, ये चारों जो है हिंदी में क्या है ने ह्रस्व स्वर हैं, और बाकी जितने हैं ये दीर्घ स्वर हैं। आ, दीर्घई, दीर्घऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ये 7 जो हैं दीर्घ स्वर हैं, 4 जो हैं ह्रस्व स्वर। ये है स्वर का वर्गीकरण। आ सकता है क्वेश्चन कि हिंदी में ह्रस्व स्वर कितने हैं, 4 आप लिख देंगे। हिंदी में दीर्घ स्वर कितने हैं, या फिर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है लिखा होगा ओ कौन सा स्वर है। और इसके उच्चारण में हम जिस समय उच्चारण करते हैं तो जीभ जो है हरकत करता है, जीभ ए जो है हरकत करता है। क्या करता है, जिसे बोलते हैं उच्चारण में प्रयत्न बोल सकते हैं, प्रयास करता है। तो उसके आधार पर स्वर वर्ण को 3 भाग में बांटा गया है, ठीक है। उसके आधार पर स्वर वर्ण को कितने भाग में न 3 भाग में बांटा गया है। एक है अग्र, एक है मध्य, एक है पश्च, ठीक है। अग्र मतलब जीभ का लास्ट भाग जो होता है, सबसे लास्ट वाला, उसे बोलते हैं अग्र। उसके पीछे वाला मध्य, उसके पीछे वाला है पश्च। तो बोलते हैं स्वर वर्ण के उच्चारण में जीभ जो प्रयास करता है उच्चारण में, वो कभी जो है आगे का भाग ज्यादा सक्रिय रहता है, कभी बीच का मध्य भाग ज्यादा सक्रिय रहता है, कभी बैक साइड पीछे वाला भाग ज्यादा सक्रिय रहता है, ठीक है। तो आगे वाला भाग जब सक्रिय रहता है उस समय जो वर्ण का उच्चारण होता है उसे बोलते हैं अग्र जो स्वर वर्ण, मध्य और पश्च, ठीक है। तो इसको ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर 2 भाग में बांटा गया, ठीक है। ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर 2 भाग में बांटा गया। ह्रस्व दीर्घ में समझा दिया। अब है अग्र, मध्य, पश्च। अग्र स्वर कौन कौन सा है न, हर्षई, दीर्घई, ए, औ, ये 4 हैं अग्र स्वर। हर्षई, दीर्घई, ए, औ, नोट करते चलिए, ये 4 हैं अग्र स्वर। मध्य कौन सा है न, ओ, ए है मध्य स्वर। बाकी के रहे पश्च, लेकिन री नहीं है। री देखिए इसका उच्चारण भी ऐसे होता है, री व्यंजन के जैसा लगता है। तो यहां उच्चारण में जो है अग्र, मध्य, पश्च, इसके अंदर जो है री नहीं है, ठीक है। अग्र स्वर हो गए हर्षई, दीर्घई, ए, औ। मध्य स्वर हो गए ओ, और पश्च में आ गए कौन सा न, पश्च में आ गए आ, हर्षऊ, दीर्घऊ, औ, ओ, औ, ये आ गए पश्चिम में। क्लियर तौर पर समझ में, री नहीं है। री का उच्चारण होता है रॉ में हर्षई, ऐसे होता है री का उच्चारण हिंदी में। तो अग्र, मध्य, पश्च समझ गए। तो चलते हैं फिर व्यंजन के वर्गीकरण को, स्वर का वर्गीकरण उम्मीद करता हूं क्लियर तौर पर समझ गए होंगे। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और कुछ भी डाउट होता है मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जरूर जवाब देता हूं कमेंट बॉक्स पे आपके पूछे गए हर एक सवाल का। तो चलिए समझते हैं यहां पर व्यंजन का वर्गीकरण। तो व्यंजन के वर्गीकरण में यह भी समझाऊंगा स्थान के आधार पर, प्रयत्न के आधार पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है अगर आप OSSTT का हिंदी प्रिपरेशन कर रहे हैं, 2 मार्क्स तो कंफर्म आएंगे। इस वीडियो को समझने के बाद आप लिख लीजिए गारंटी के साथ 2 मार्क्स आएंगे। अगर फिर भी नहीं आते ना, अगर फिर भी नहीं 2 मार्क्स आते हैं तो सोच लीजिए कि मानसिक चिंता कुछ अलग थी, प्रिपरेशन नहीं हो पाई इसलिए नहीं आया।
तो चलिए क, हाँ ये है व्यंजन का वर्गीकरण। व्यंजन के वर्गीकरण में ये जो क, च, ट, त, प ये वर्ग है ना, इसे बोलते हैं क वर्ग में इतने आते हैं, क, ख, ग, घ, ङ। इसे बोलते हैं च वर्ग, तो ट वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, और इस सब को, इन पांचों को साधारण वर्ग भी बोलते हैं। क्लियर, समझ गए। उसके बाद है य, र, ल, व, इसे बोलते हैं अंत्येष्टि वर्ग, क्योंकि इसके उच्चारण में क्या होता है न, जीभ, तालु, दांत, होंठ, ये जो है 3-4 मुख विवर के अवयव पार्ट्स जो हैं आपस में लगते हैं, पूरी तरह से टच नहीं होते, तो ये अंदर ही लगते हैं, आपस में लगते हैं, पूरी तरह से नहीं। तो इसे बोलते हैं य, र, ल, व, ये है अंत्येष्टि वर्ग के अंतर्गत आता है, इसे बोलते हैं अंत्येष्टि। और है तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत्य स, ह, ये है ऊष्म वर्ग। इसे ऊष्म वर्ग क्यों कहा जाता है? ऊष्म समझते हैं, थोड़ा सा गर्माहट, ऊष्म, ठीक है, थोड़ा सा गर्म। तो ऊष्म क्यों है न, जब इसका उच्चारण होता है ना, जो वायु बाहर निकलती है मुंह से, वो हल्का ऊष्म होकर निकलती है, क्योंकि घर्षण होकर निकलती है। श, श, स, ह, तो घर्षण होकर निकलती है, तो इसलिए इसे कहा गया ऊष्म वर्ग। और इसका उच्चारण देखिए, तालव्य और मूर्धन्य, इसका उच्चारण होता है श, श, दांत्य स का उच्चारण होता है स, ठीक है, श और स, इसमें उच्चारण समझ पाते हैं। श, SHA, हम ऐसे भी बोल सकते, SHA, श, वो है तालव्य और मूर्धन्य, और ये जो दांत्य है ये है स। जब सांप फुफकार लेता है ना, ये होता है तालव्य और मूर्धन्य, नॉर्मल होता है तो ऐसे बोल देता है, तो ये है दांत्य स और ये है तालव्य मूर्धन्य स। ये एक सा उच्चारण होता है दोनों, लेकिन स्थान अलग अलग है। उच्चारण की दृष्टि से हम जब देखते हैं एक सा उच्चारण होता है, तो ये अलग होता है, तो ये वो होते हैं ऊष्म वर्ग, ठीक है। ये साधारण वर्ग गए, ये अंत्येष्टि वर्ग, ये ऊष्म वर्ग, और ये होता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त यानी एक कुछ व्यंजन से मिलकर बना है, इसे बोलते हैं संयुक्त। पहले है क्ष, किससे मिलकर बना है मैं बता देता हूं, एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आ सकता है। क्ष किससे मिलकर बना है, त्र किससे मिलकर बना है, ज्यों किससे मिलकर, और स्र किससे मिलकर। क्ष जो है ना, क्ष किसका रूप है ने, क प्लस स, मूर्धन्य स, क प्लस मूर्धन्य स का रूप है क्ष, इसलिए बोलते हैं शिक्षक। क स आता है, क प्लस स से मिलकर बना है क्ष। त्र किससे मिलकर बना है ने, तो में हल मात्रा, सबका पहले हल मात्रा देंगे, क में हल मात्रा स, क्ष बना, और त में हल मात्रा र, त्र बना, ठीक है। त और र से मिलकर बना है त्र। ज्यों, वर्गीय ज और न्यो, इससे मिलकर बना है ज्यों। स्र, स और र से मिलकर बना है, तालव्य स और र से मिलकर बना है स्र। ये रहा संयुक्त व्यंजन, ठीक है। इसको द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं, लेकिन ये ट वर्ग के अंतर्गत आता है, ठीक है, द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं इसे। तो क्ष, त्र, ज्यों, स्र, समझ पाए। संयुक्त व्यंजन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये मिलकर बना है, दो दो व्यंजन से मिलकर बना है। याद रखना किस किस व्यंजन से मिलकर बना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाता है इससे। तो और रहा अनुस्वर विसर्ग, तो अनुस्वर विसर्ग को अयोगवाह कहते हैं। ये जो है क्या है न, स्वर व्यंजन कुछ नहीं है, लेकिन उसके साथ आता है, इसे अयोगवाह कहते हैं। और एक है अनुनासिक, जो चंद्रबिंदु, जो केवल स्वर के साथ आता है, व्यंजन के साथ नहीं आता, केवल स्वर के साथ चंद्रबिंदु जो होता है। हाँ, एक क्वेश्चन आपके मन में होता होगा जैसे चांद, तो आप बोलेंगे च तो व्यंजन है, उसके साथ अनुसार सॉरी चंद्रबिंदु आ गया, लेकिन च में आकार जो है मात्रा रूप, वो स्वर है, मात्रा रूप है, उसके साथ आता है। तो ये रहा केवल स्वर के साथ आता है चंद्रबिंदु, ठीक है। तो वर्णमाला का वर्गीकरण आप समझ गए, क्लियर, और कुछ इसमें डाउट नहीं है, जो भी डाउट्स हो पूछ सकते हैं। तो चलिए समझते हैं, इसको जब उच्चारण करते हैं ना, जैसे त, थ, तो फेफड़े से वायु आती है, ठीक है, लॉन्ग्स से, और मुंह से निकलती है, तभी जो है किसी ध्वनि का उच्चारण होता है, किसी वर्ण का उच्चारण होता है, कोई शब्द वाक्य का उच्चारण होता है। तो एक स्थान के आधार पर, बहुत सारा स्थान है, देखिए हमारा ये क्या है, अधर, होठ है, उसके पीछे दांत है, और ये जो है मसोड़ा है, वश्य, ठीक है, उसके मसोड़े के पीछे जो है क्या है, तालु है, उसके पीछे फिर कोमल तालु है, और भीतर भीतर यहाँ पर कंठ है, ठीक है। तो ये बहुत सारा स्थान है, इसे बोलते हैं मुख विवर के
अवयव, ठीक है, यानी ये मुख का बहुत सारा पार्ट जो है। तो ये जो भी चीज उच्चारण करते हैं तो ये कहां से आता है? जैसे हम बोलेंगे श, तो घर्षण होकर यहीं जीभ से निकलते हैं। हम बोलेंगे ह, तो ये वायु अंदर से आती है। समझा रहा हूं? आप खुद उच्चारण करके समझ सकते हैं। हम बोलेंगे श, आप देखना यहीं जीभ से वायु घर्षण होकर आती है। हम बोलेंगे ह, तो ये वायु जो है ज्यादा अंदर से आती है। तो सबका स्थान जो है अलग अलग होता है। तो स्थान के आधार पर व्यंजन को 8 भाग में बांटा गया है। स्थान के आधार पर, किसके आधार पर? स्थान के आधार पर। याद रखना, इसको नोट्स कर लीजिए, मैं आपको एक एक चीज समझा रहा हूं, आप क्लियर होंगे पूरा। ये जो स्थान के आधार पर कितना प्रकार है? 8 प्रकार है, ठीक है। ओष्ठ्य, दंत्य, दंतोष्ठ्य, वस्य, मूर्धन्य, तालव्य, कंठेय, काकल्य। अब किस चीज, कौन सा वर्ण कहां से आता है और ये सारे पार्ट कहां पर हैं, वो चीज को भी मैं समझाऊंगा, ठीक है।